हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लास जो आपकी एनवायरनमेंट तपस्या सीरीज के अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे 11-12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इन बाकी क्लासेस को नहीं देखा है, यूट्यूब पर जाकर ग्लैंस एकेडमी सर्च करेंगे, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां तपस्या नोट से नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया गया, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया गया, एनवायरनमेंट भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। ध्यान देना, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2025, इन तीनों ही एग्जाम्स के लिए सेम टू सेम पूरी तरीके से यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको वाइल्ड लाइफ वगैरह ये सारी चीजें पढ़ ली थी, संरक्षण पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है सॉइल को। इससे पहले की क्लास जरूर देख लेना, नहीं तो आज अगर पहली बार देख रहे होगे तो बहुत सारी चीजें आपके सिर के ऊपर से बाउंस हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मृदा की बात करेंगे हम लोग। सॉइल को कैसे बनाया जाता है, मृदा का फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी पहले ही कर लिया था। जिसमें याद होगा कि कैसे लेटराइट मृदा बनती है, कैसे लाल मृदा बनती है, कैसे जलोढ़क मृदा बनती है, लेटराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पॉडजलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिफिकेशन कैल्सिमॉर्फिक मृदा का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपने मेरे साथ डिस्कस कर ली है। लेक्चर नंबर 5, 6, 7 में कर लिए कंप्लीट। लेकिन अब हम मृदा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट के एडवांस लेवल पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? एक तो मृदा का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है और दूसरा हमारा आर्थिक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अगर देखोगे, मृदा क्या है दोस्तों? मृदा एक अजैविक घटक, यह एक अजैविक घटक है। तो भैया, मृदा एक अजैविक घटक होने के साथ साथ आधारभूत संसाधन भी है, क्योंकि मृदा के अंदर ही बहुत सारे पोषक तत्व हैं। मृदा पर ही हमारा भवन बनता है, मृदा पे ही पोषक तत्व होने के साथ साथ जल की उपलब्धता है, हर एक चीज है। अर्थात मृदा एक बहुत बड़ा आधारभूत संसाधन है। हर एक चीज के लिए बेसिक मटेरियल के रूप में इसको जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति, फसलों को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, यहाँ से जल की प्राप्ति होती है, और ये सभी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पारिस्थितिकी संसाधन में। यहां पर देखते हैं कि पारिस्थितिकी वनस्पति की उत्पादकता और पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को भी निर्धारित करते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, नेचुरल जो वेजिटेशन है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी और पूरे के पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, ये सभी कुछ मृदा पर निर्भर करता है और इनकी वृद्धि और जैव विविधता के संरक्षण में भी ये सहायक होता है। वहीं अगर हम मृदा के इकोलॉजिकल होने के साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, तो देखिए, अगर मृदा अच्छी होगी, मृदा में ह्यूमस होगा, मृदा में उर्वरता होगी, तो कृषि की उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगा दोस्त? कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में 60% कृषि पर निर्भरता है। तो ऐसे में भारत जहां पे कृषि पर ही निर्भर है मुख्य रूप से, तो वहां पे मृदा का संरक्षण करना, मृदा में उर्वरता की पर्याप्त मात्रा होना, मृदा में पोषक तत्वों और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होना बहुत ही जरूरी है। मृदा संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन भी आवश्यक है, जिससे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका भी विकास किया जा सके। अगर आप देखोगे कि बुंदेलखंड का क्षेत्र, यूपी के अंतर्गत अगर मैं दिखाना चाहूं, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र कैसा है? बंजर भूमि का क्षेत्र है। तो यहां पे मृदा संसाधन का अगर हम संरक्षण करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, वानिकी लगा सकते हैं, और भी ऐसे ऐसे जो है कि हम इरिगेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे मृदा में उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी। पूरी की पूरी मृदा जो अपर्दन हो रही है, पूरी मृदा जो बंजर पड़ी हुई है, उसका हम संरक्षण कर सकेंगे। अब यहां पर एक और चीज देखते हैं कि मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है। मृदा का निम्नीकरण का मतलब होता है दोस्तों, मृदा की जो गुणवत्ता है, मृदा की जो क्वालिटी है, उर्वरक क्षमता है, ये सभी जो है कि घटती जा रही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक तो मृदा अपर्दन होने से जो है कि मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, और जो कि अपर्दन दो तरीके से होता है। एक तो जल के द्वारा होता है और एक वायु के द्वारा होता है। जब जल के द्वारा होता है तो या तो बाढ़ की स्थिति में होता है, फिर सूखे की स्थिति में होता है, और वायु अपर्दन को हम लोग कहते हैं डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। अभी आगे हम इस पर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। यानी मरुस्थल का जो विस्तार होता है, तो मरुस्थल के आसपास की जो मृदा होती है वो भी मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे मृदा की जो गुणवत्ता थी वो समाप्त हो जाती है। दूसरा एक और तरीका होता है लेटराइजेशन। मैंने आपको बताया था, लेटराइजेशन का प्रोसेस जब मृदा निर्माण होता है तो वहां पे इनफिल्ट्रेशन और लीचिंग,
अंतः स्पंदन दर और पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाना, जिससे मृदा की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। लेटराइजेशन प्रोसेस। वहीं पे सैलिनाइजेशन और अल्कलाइजेशन, जो मैंने इससे पहले आपके लेक्चर्स में पढ़ाया था जब मृदा का निर्माण हो रहा था, कि जिन भी जगहों पे सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा है, जैसे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के क्षेत्रों में, तो वहां पे क्या होता है, जो सिलिकेट खनिज है उनका विघटन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऊपर की परतों में अम्लीयता ज्यादा हो जाती है। ऐसी मृदा को सैलिनाइजेशन कहते हैं एक तरीके से। और सामान्यतः यहाँ पे दोषपूर्ण कृषि करने के कारण भी ये मृदा का प्रदूषण होता है। और जब आप लेटराइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जब सैलिनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जब आप दोषपूर्ण कृषि के माध्यम से कृषि मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मृदा किसमें कन्वर्ट होती है, धीरे धीरे मरुस्थल में कन्वर्ट होती है। और मरुस्थल कभी भी मृदा की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि मृदा की गुणवत्ता के ह्रास के लिए जिम्मेदार होता है, यानी मृदा का निम्नीकरण होता है। तो मृदा की कुल मिला के गुणवत्ता मृदा अपरदन से समाप्त हो रही है, लेटराइजेशन से समाप्त हो रही है, सैलिनाइजेशन समाप्त हो रही है, और दोषपूर्ण कृषि करने से मृदा का प्रदूषण जो बढ़ रहा है। इन सभी चारों पांचों कारणों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। अब एक एक करके हम यहां पे समझेंगे। पहले जलीय अपरदन को समझेंगे, ठीक है। जलीय अपरदन का अगर आपको याद होगा तो 2023 वाला जो आपने परीक्षा दी थी समीक्षा अधिकारी की, 11 फरवरी 2024, जो उस बार से रद्द होने के बाद से अभी तक कोई डेट नहीं आई, उसमें यही सीधा प्रश्न पूछा गया था कि स्प्लैश अपरदन, शीट अपरदन, रेल अपरदन और गली अपरदन, इस तरीके का प्रश्न था। अगर नहीं देखा होगा तो एक बार दोबारा देख लेना पेपर उठा के। तो यहां पर जो जलीय अपरदन होता है, इसका मतलब है कि बहते हुए जल के द्वारा जो अपरदन किया जाता है, जैसे अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जैसे बूंद अपरदन कहते हैं, स्प्लैश इरोजन। अब जैसे मान लेते हैं कि वनस्पति विहीन मृदा में वर्षा के बूंद के प्रहार से मृदा के कण असंगठित हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर एक मृदा का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही हैं। जो ये बारिश की बूंदें गिरेंगी तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगी, जिन जगहों पे लगातार पड़ती रहेंगी एक ही जगह पे, टिप 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 ऐसे करके पड़ती जाएगी, तो यहां पे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा गड्ढा होने लगता है, यानी मृदा का अपरदन वहां पे हो रहा होता है। और ये सबसे पहली स्टेज होती है बूंद अपरदन या स्प्लैश अपरदन जिसको कहते हैं, पहला स्टेज होता है। सेकंड नंबर पे इसके बाद होता है शीट अपरदन, यानी मृदा कई परतों में विभाजित होती है, लेकिन अगर आप देखोगे लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो कई बार ऐसा होता है, आपने आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा कि मृदा की जो ऊपर की परत थी जिस पे हम लोग चलते थे, जो हमें दिखती थी, वो दिखनी बंद हो चुकी है, या ऊपर की परतों का बहाव हो चुका है। मिट्टी क्या हो गई है, पानी के साथ बहते हुए बाहर चली गई, यानी उसकी ऊपर की परत का अपरदन हो गया। लंबी अवधि तक अगर वर्षा से ऊपरी परत द्वारा जल ग्रहण क्षमता जब समाप्त हो जाती है, तो ऊपरी परतों का कटाव आरंभ हो जाता है, और इसे शीट अपरदन कहते हैं। शीट मतलब क्या होता है, एक तरीके से पतली चादर होती है। अगर वर्षा लंबी समय तक का मतलब क्या, 2-3 दिन 4 दिन लगातार वर्षा हो रही है, लगातार हो रही है, चाहे धीरे धीरे चाहे तेज तेज, लेकिन ऊपर की शीट खत्म हो चुकी है, ऐसी समस्या होती है। रेल अपरदन क्या होता है, सामान्यतः नीचे की कठोर परतों पर का सतह पर आ जाना। जब भैया आपने देखा कि मृदा के कण असंगठित हो गए, तो जो शीट बचती है हमारे सामने, वो शीट भी धीरे धीरे बहते हुए चली गई जल के साथ, तो ये भी अपरदन हो गया। जब ये शीट हट गई है तो नीचे की जो कठोर परतें होती है वही तो हमें दिखने लगती है सतह पे, और यहां पर भी रेल अपरदन के द्वारा छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से जैसे आप देखोगे चौस नाम की एक मृदा बन जाती है पंजाब में। आप देखोगे जैसे कहीं कहीं पे केंचुए जो है कि चले जाते हैं जब किसी कीचड़ में से या पानी में से, तो वहां पे एक नाली बन जाती है कि इस एरिया से केंचुआ भी कहीं ना कहीं गया था या सांप गया था। तो इसी को हम कहते हैं एक तरीके से रेल अपरदन। क्या कहते हैं, रेल अपरदन कहते हैं। लेकिन जब इसका एक बड़ा रूप देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, जब यही छोटी छोटी अवनलिका चेंज हो जाती हैं बड़ी बड़ी अवनलिकाओं में या नलिकाओं में, तो इन्हें कहते हैं अवनलिका अपरदन, यानी कि गली इरोजन। तो ये बीहड़ या उत्खात भूमि का जो संबंधित दृश्य भूमि होती है, लैंडस्केप का निर्माण हो जाता है। और सामान्यतः पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में जहां पे ढाल तीव्र होता है, बहुत तेज गति का ढाल होता है, और वनस्पति विहीन सतह होती है, यानी वहां पे कोई भी वनस्पति नहीं होती जो मृदा को आंतरिक परतों से जो है कि जोड़े रखे। और ऐसे में मृदा कण अगर शुष्क भी और असंगठित है, तो जाहिर सी बात है वहां पे वर्षा तीव्र गति से बहते हुए जल से मृदा कटाव करेगी, तो बीहड़ भूमि का विकास होगा। कहने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, कि अवनलिका अपरदन कैसे क्षेत्रों में होता है, जहां पे एक तो वनस्पति नहीं है पहले से ही, फिर वो पर्वतीय ढलान वाला भी क्षेत्र हो सकता है थोड़ा बहुत, वहां पे बहुत तेजी से बहता हुआ जल भी आ सकता है, जो बड़ी बड़ी बीहड़ जो गलियां होती है ना, उस माध्यम से जो है कि क्या करता है, मिट्टी को अपरदित कर देता है। तो इसे हम कहते हैं अवनलिका अपरदन। तो ये 4 प्रकार के जो क्रम वाइज जो अपरदन थे, ये आपने समझ लिया।
अब यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है क्रम वाइज, अगर आप अध्ययन को समझोगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोलिक या वाटर इरोजन, जल अपरदन का क्या क्रम होता है। सबसे पहले क्या होता है कि बहते हुए जल के द्वारा मृदा की ऊपर की परतों का कटाव कर दिया जाता है, फिर नीचे की जो कठोर परतें होती है वो हमें सतह पर दिखने लगती है, क्योंकि ऊपर की परत किससे हट गई, रिल अपरदन से हटी क्या, या फिर गली अपर्दन से हटी क्या, या फिर वो शीट अपर्दन से हटी। अभी मैंने आपको बताया तो आपका उत्तर होना चाहिए सर शीट अपर्दन से, क्योंकि वर्ष बहते हुए जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटाव होगा तो नीचे की कठोर परतें सतह पर दिखेंगी, जिससे अंतः स्पंदन दर में क्या होगी, कमी होगी, यानी मृदा के अंदर की परतों में जल को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक और संकट उत्पन्न होगा कि भूमिगत जल में क्या होगा, भूमिगत जल के स्तर में कमी आने लगेगी और जिससे जल संकट की समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि आज हम जितना भी पानी कंज्यूम करते हैं पीने के लिए, कुएं के माध्यम से, चाहे आप वाटर कैनाल के माध्यम से, या फिर आप जो है कि घरों में जो समरसेबल लगाया जाता है, पंप लगाए जाते हैं, ये सभी बोरिंग किए जाते हैं जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे किसी के ने घड़े में भर के पानी नहीं रखा था, बल्कि हमारा ग्राउंड वाटर होता है जो नॉर्मली हमको बारिश के संरक्षण से प्राप्त होता है। तो जब नीचे भूमिगत जल के स्तर में कमी आने लगेगी तो कहीं ना कहीं जल आएगा ही नहीं, नलों में जल नहीं आएगा, सूखने लगेंगे नल, कुएं सूखने लगेंगे, जो वाटर मोटर होती है वो पानी नहीं उठा पाएगी नीचे से, तो इसका मतलब है जल की संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक कारण तो ये निकलेगा परिणाम। दूसरा, अगर बहते हुए जल से मृदा के ऊपर की परतों का कटाव होगा तो पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वो क्या होगा, लीचिंग वाले प्रोसेस से जल के साथ या जल के घुलकर निकल जाती है नीचे, तो मृदा की उर्वरता भी समाप्त हो जाती है। और जब मृदा की उर्वरता खत्म हो गई और जल का संकट हो गया, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से आप देखोगे भूमि की उत्पादकता समाप्त हो गई, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधे की उत्पादकता वहां के जल स्तर पर निर्भर करती है, वहां की मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है। यानी न तो पानी मिल रहा है पेड़ों की जड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, और ना ही वहां की मृदा में उर्वरता रहेगी। तो ऐसे में वो क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगा। और बंजर भूमि का जब क्षेत्रीय विस्तार अधिक होगा तो उत्पादकता औसत से कम होने पर कृषि अयोग्य हो जाएगी, और इसके कारण जल संकट भी बढ़ेगा और मृदा की उर्वरता भी कम होती जाएगी। तीसरा, एक और कॉन्सिक्वेंसेज आप देखोगे कि बहते हुए जल मृदा की ऊपरी परतों का जब कटाव करेंगे तो जलीय क्षेत्रों में अवसादीकरण होगा। क्या होगा दोस्तों, जलीय क्षेत्रों में अवसाद जमा होने लगेंगे, सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, जिससे जल ग्रहण क्षमता फिर से कम हो जाएगी और सामान्य जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, जिससे बाढ़ की तीव्रता एवं आवृत्ति बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि नदी का जो कचरा है, मतलब मृदा का जो कचरा है, जो असंगठित कण है, वो जल के साथ घुलते हुए कहीं तो जाके इकट्ठे होंगे सेडिमेंट्स के रूप में, और जहां कहीं भी वो अवसादों के रूप में एकत्रित हो जाएंगे वहां की मृदा का जल ग्रहण क्षमता कम हो जाएगी। नॉर्मली वाटर क्या होगा, एक जगह स्टोर होने लगेगा, तो सामान्यतः क्या होगा, जल स्तर वृद्धि हो जाएगी, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी और इससे भी बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होगी। तो ये आपका जलीय अपरदन था। क्या था, जलीय अपरदन, जो मृदा अपरदन के अंतर्गत जो जल से होता था ना, जल से अपरदन हो रहा था, तो ये आपने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे वायु अपरदन, जिससे हम मरुस्थलीकरण के इंपैक्ट की ओर चलेंगे। यहां पे समझिएगा मेरी बात को, वायु अपरदन सामान्यतः क्या होता है, जब वायु का अपरदन होता है तो ये मरुस्थलीकरण का कारण होता है और इससे मरुस्थल के बाह्य विस्तार होने शुरू हो जाते हैं। इनके लिए क्या क्या परिस्थितियां होती है, वायु अपरदन। वायु अपरदन का मतलब सीधी सी बात है कि जब वायु के द्वारा मृदा के ऊपरी कणों को उड़ा के दूसरी जगह एकत्रित कर दिया जाता है, ऊपरी कणों को उड़ाकर हवा में दूसरी जगह एकत्रित कर दिया जाता है, या फिर मरुस्थल से रेत को उड़ाकर एक अच्छी खासी उपजाऊ भूमि के ऊपर एक परत के रूप में बिखेर दिया जाता है। क्योंकि जब हवा बहुत तेजी से चलती है राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में, तो गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन क्षेत्रों में भी ये रेत आके बैठने लगती है मिट्टी के ऊपर और धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त होती है, यानी मृदा निम्नीकरण की समस्या बढ़ने लगती है। अब जैसे वायु अपरदन कहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा दोस्त, जहां पर वनस्पति विहीन सतह होना अनिवार्य है, यानी एक ऐसी सतह जहां पे कोई पेड़ पौधे हैं ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पे हवाएं क्या होंगी, तेज चलेंगी। अक्सर आपने देखा होगा ना कि जहां पे बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते वहां पे हवाओं की गति बहुत तेज होती है, और जहां पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वहां पे हवाएं टकराती हैं फिर उनसे, तो उनकी गति क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि वाष्पीकरण का दर अगर कहीं पे अधिक और वर्षा की मात्रा क्या है, कम है, अर्थात कि इवेपोरेशन रेट अगर ज्यादा है
इवेपोरेशन रेट अगर ज्यादा है, वाष्पीकरण की जो दर है वो अगर ज्यादा है, तो वर्षा की मात्रा अगर कम हो रही है, तो वहां के जो मृदा के कण है ना वो कैसे होंगे, संगठित होंगे। कैसे होंगे दोस्त, मृदा के कण संगठित मतलब शुष्क हो जाएंगे, सॉरी शुष्क हो जाएंगे। तो हवा जैसी चलेगी वो कण सारे के सारे उड़ के चले जाएंगे, वो कण सारे के सारे उड़ के चले जाएंगे। और साथ ही साथ मृदा के कण अगर शुष्क हो जाएंगे और असंगठित हो जाएंगे, तो वायु की गति को और बल मिलेगा, वायु की गति को क्या होगा, और बल मिलेगा और तेजी से वो आएगी। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि वायु अपर्दन का यही एक कारण होता है, इन परिस्थितियों की वजह से वायु अपर्दन हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं मरुस्थलीकरण का जो बाह्य विस्तार होता है ना, इसका क्या मतलब होता है। मरुस्थल का जो बाह्य विस्तार होता है इसका क्या मतलब है, अगर हम देखें तो देखिए समझने वाली बात है कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मरुस्थल है, ठीक है, ये आपका मरुस्थल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मरुस्थल जो है कि जहां पे भी रहेगा उसके आसपास कोई मृदा उपजाऊ नहीं होगी, बिल्कुल होती है। ये देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो ये बाहर का जो क्षेत्र है ना, ये आपकी मृदा है, ये सीमांत क्षेत्र है जो सामान्यतः थोड़ी बहुत मृदा उपजाऊ है। लेकिन जैसे जैसे हवाएं चलती रही, जैसे जैसे वायु के द्वारा क्या हुआ, इसी मरुस्थल को बाहर की ओर उड़ाते ले गए। बाहर की ओर क्या किया, यानी जो रेत के कण थे वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा दिए गए। क्यों उड़ा दिए गए, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। और इस वजह से ये जो ग्रीन लाइन थी, इस ग्रीन लाइन के आसपास है उससे बाहर भी ये पूरा का पूरा इनका विस्तार देखने को मिलने लगता है। किसका, रेत का विस्तार मिलता है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं मरुस्थल का बाह्य विस्तार होता है, इसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये सब बाह्य विस्तार होते हैं। अब इनको समझने वाले पॉइंट को समझते हैं। क्या कहा जाता है इस पॉइंट को समझने के लिए, कि भैया सभी के सम्मिलित प्रभाव से, सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से ही तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा ना। तो सभी के सम्मिलित प्रभाव से ऊपरी परत का कटाव होने लगता है तथा मरुस्थल के सीमांत में प्रकृति नियमों का जो उल्लंघन होता है। मरुस्थल का सीमांत क्षेत्र कौन सा होगा, ये जो डॉट डॉट था, जहां पे वनस्पतियां वगैरह थोड़ी बहुत थी, लेकिन हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन वनस्पतियों को भी काट दिया और भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन कर दिया, या तो इंडस्ट्री लगाने के लिए, या फिर वहां पे घर बसाने के लिए, गांव बसाने के लिए, खेती करने के लिए, जिससे वनस्पति की सघनता कम हो गई। और वायु अपर्दन से मरुस्थल का बाह्य विस्तार से अर्ध शुष्क क्षेत्र मरुस्थलीकरण क्षेत्र में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया दोस्त, मरुस्थलीय क्षेत्रों में चेंज हो गया। और इसके साथ साथ मरुस्थलीकरण से मृदा कण शुष्क हो गए। मरुस्थलीकरण से मृदा के जो कण होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, असंगठित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन सभी परिणामों के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, साथ ही साथ जब वाष्पीकरण अधिक होने लगता है तो मृदा की लवणता और क्षारीयता में वृद्धि होती है और इससे भूमिगत जल स्तर में कमी आती है। फाइनली उत्पादकता कम हो जाती है और बंजर भूमि में ये कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बंजर भूमि में। तो अगर आपसे मान लेते हैं कि अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि वायु अपर्दन मरुस्थलीकरण का कारण है, उसकी व्याख्या कीजिए, तो आपको सेम इसी तरीके से मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत पूरी चीजों को डिस्कस कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना देना है, इस तरीके से पॉइंट लिख देना है। फिर इन्हीं चीजों को जो आपने देखा उन्हीं चीजों को बस आपको इस तरीके से डिफाइन कर देना है। यही आपका एक मेंस का आंसर हो गया। हालांकि यहीं से आपके जो प्रीलिम्स के प्रश्न बनेंगे वो भी यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर जो ये टॉपिक पढ़ रहे थे अभी मृदा अपर्दन में, तो हम लोगों ने मृदा अपर्दन में जलीय अपर्दन को देख लिया, वायु अपर्दन को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे लेटराइजेशन, यानी ये प्रोसेस कैसे इंपैक्ट डालता है। तो लेटराइजेशन को बहुत छोटा सा मैंने इसमें इंडिकेट किया है, लेकिन उतना ही पर्याप्त है। आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे वनस्पतियां लगी हुई हैं, कुछ यहाँ पर भी वनस्पतियां लगी हुई हैं। और लेटराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वर्षा मतलब कि मृदा के प्रतिरूप में या मृदा के निर्माण में, तो मैंने कहा था कि वर्षा का मान यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, साथ ही साथ टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा होगा, तभी तो लेटराइट मृदा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्षा बहुत तेजी से हो रही है। ध्यान समझना कि यहाँ पे वनस्पतियां तो सघन हैं, लेकिन जिन जगहों पे वनस्पतियां नहीं है वहां पर क्या हो रहा है कि लीचिंग का रेट ज्यादा हो रहा है। लीचिंग का रेट होने का मतलब हो गया कि पोषक तत्व जल में घुलकर नीचे की परतों में चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लेटराइजेशन जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में होता है। कहां पे होता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में। जनजातियों के द्वारा जो वृक्षों को कटाव किया जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए, जिससे वनस्पतियों की सघनता कम हो जा रही है और निछालन के प्रोसेस से पोषक तत्वों में कमी आ रही है, और यही मृदा निम्नीकरण हो रहा है कि गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ, पहले हुआ करता था कि यहां तक जंगल थे, पहले यहां तक भी जंगल थे, यहां भी पेड़ थे, लेकिन कृषि के लिए भूमि उपयोग या भूमि प्रतिरूप
चेंज किया गया भूमि उपयोग का, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और वर्षा के उपयोग जो सभी पेड़ों के द्वारा जो किया जा रहा है, यानी कि जो पेड़ों को काटा गया है, और इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये मृदा किसमें कन्वर्ट हो गई, सूखे मृदा में हो गई, या खेती के लिए, बंजर के लिए। और इस वजह से यहाँ पे निछालन के प्रोसेस में क्या होने लगा, सारा का सारा पोषक तत्व तो नीचे की परतों में स्थानांतरित हुआ, जिससे मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होने लगा। तो ये लेटराइजेशन वाला हो गया। ऐसे ही दोषपूर्ण कृषि की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दोषपूर्ण कृषि क्या होती है, जैसे जहां पर आप कृषि या प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाके खेती कर रहे हैं, जो भी, जैसे उत्तर पश्चिम भारत में अगर आप देखोगे तो नहर से ज्यादातर सिंचाई हो रही है, और जहां पे क्या हो रहा है, जल भराव की समस्या हो रही है, जिसको हाइड्रोमॉर्फिक मृदा कहते हैं। याद होगा, जल भराव वाला जो क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें नीचे जो है कि जल को सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी अंतः स्पंदन दर खत्म हो जाता है, तो जल भरा हुआ रहता है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाता है, और इसे क्या कहते हैं, मृदा का निर्माण नहीं होता, हाइड्रोमॉर्फिक मृदा कहलाती है। वाष्पीकरण से लवणों का मृदा की ऊपरी परतों में निक्षेपण हो जाता है, क्योंकि जब वाष्पीकरण होता है तो जो जल होता है वो तो ऊपर उड़ के चला जाता है, लेकिन जो उसमें लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो मृदा की ऊपरी परतों पे पड़े रहते हैं, और जिससे मृदा की लवणता और क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है, जिससे कृषि की उत्पादकता घट जाती है। क्योंकि बहुत अधिक लवणता, बहुत अधिक क्षारीयता कृषि की उत्पादकता के लिए बिल्कुल निगेटिव होते हैं, बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एवरेज जो है कि 6 से 7 के आसपास जो है कि अगर पीएच मान है, थोड़ी बहुत अम्लीय थोड़ी बहुत क्षारीय, तो बहुत अच्छी खेती होगी। लेकिन अगर क्षारीयता का मान 10, 12, 13 तक चला गया, अम्लीयता का मान 0, 1, 2 तक आ गया, तो इसका मतलब है कि वो मृदा बहुत खराब हो चुकी है। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम जो भारत है, जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी का भी आप देख सकते हो, पश्चिमी यूपी, यहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग सबसे अधिक किया जा रहा है। और ये आज से नहीं किया जा रहा, जब हरित क्रांति का काल आया था तब से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे, तो मृदा के प्रदूषण में वृद्धि होगी, मृदा का निम्नीकरण होगा, भूमि की उत्पादकता में कमी आएगी, और बंजर भूमि के क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि होगी। तो इनके साथ साथ ध्यान देना कि अगर मृदा प्रदूषित हो रही है इन केमिकल से, इन कीटनाशकों से, तो कहीं ना कहीं इसके स्तर का या इनके आसपास का जो जल होगा वो भी प्रदूषित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ही आपको जल में क्या देखने को मिलता है, भारी तत्व जैसे आर्सेनिक जैसे, फ्लोराइड जैसे जो है कि तत्व देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड की वजह से। ठीक है, तो ये सभी समस्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर हो गई बात मेरे दोस्त। अब यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप देखोगे कि वन अपरोपण, मृदा निम्नीकरण और जल संकट तीनों एक दूसरे से संबंधित समस्याओं के रूप में आप पहचान सकते हो। इट मीन्स कि आप किसी एक का संरक्षण करोगे तो तीनों का हो जाएगा। तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक की समस्या को सबको क्षति होगा, और एक का संरक्षण होगा तो दूसरे को भी सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इन तीनों को देखें कि जंगलों को काटा जा रहा है, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, जल का संकट हो रहा है, तो कुल मिला के इन सबका समग्र परिणाम होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता घटेगी, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन होगा, और इससे जैव विविधता का ह्रास भी बढ़ता जाएगा, यानी कि जैव विविधता में भी कमी आती रहेगी। ये पूरा टॉपिक आपने समझ लिया। अब यहां पर हम देखेंगे मृदा संरक्षण संबंधी विधियां, कौन कौन सी ऐसी विधि आप यूज कर सकते हो जिससे हम संरक्षित कर सकते हैं। पहले तो हम जैविक विधियां देखेंगे, जो परंपरागत विधियों के रूप में भी हम देख सकते हैं, और दूसरा होता है यांत्रिक विधियां। लेकिन जब जैविक विधियां फेल हो जाती हैं तब हम यांत्रिक विधियों की ओर बढ़ते हैं, मैकेनिकल मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हमें पढ़ना होगा जैविक विधियां कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों। एक तो होता है आपका कंटूर मेथड से कृषि करना, जो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कंटूर मेथड से क्या होता है, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखाओं के सहारे फसल को लगाना, जिससे बहाव दर में कमी आएगी। जो जल का बहाव दर बहुत तेजी से होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, क्योंकि पेड़ की जड़ों से टकराएगा, पेड़ों से टकराएगा तो मिट्टी के अंदर भी जाएगा वो पानी, और जलीय अपरदन से मृदा का संरक्षण भी हो सकेगा, अंतः स्पंदन दर बढ़ेगा, और भूमिगत जल में संरक्षण में वृद्धि होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे कि पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत तेजी से जो है कि पानी गिर रहा है, बहुत तेजी से, अगर यहाँ पे हम वृक्षों को लगा देते हैं सीढ़ी नुमा बना के, तो कहीं ना कहीं ये वृक्ष क्या करेंगे, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वृक्ष लगा दिया, तो इसके नीचे जड़ें हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से वृक्ष हो गया। फिर हमने यहाँ पे खेती की इस तरीके से, और इस तरीके से वृक्ष हो गया। फिर हमने यहाँ पे किया और इस तरीके से वृक्ष हो गया। तो इनमें क्या होगा, जब यहाँ पे बहुत तेजी से आप देखोगे कि पानी आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा तो कुछ पानी थोड़ा अंदर आएगा, फिर अब पानी नीचे आएगा तो कुछ पानी और यहाँ भी अंदर आएगा, यहाँ भी अंदर आएगा, यानी अंतः स्पंदन दर में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और इससे जल के संरक्षण का भी होगा और भूमिगत जल
का भी संरक्षण होगा। तो एक तो मेथड आप ये यूज कर सकते हो मृदा को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा है पट्टीदार खेती, स्ट्रिप फार्मिंग, जहां कृषक बाजार मांग के अकॉर्डिंग फसल का चयन करते हैं। जैसे उनको लगता है कि कपास की खेती करो, मूंग की खेती करो, तिल की खेती करो, तिलहन की खेती करो, जौ की खेती करो, क्योंकि सरकार इस पे एमएसपी ज्यादा दे रही है। गेहूं और धान पे बहुत ज्यादा एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो ज्यादातर कमर्शियल फसल का प्रयोग करते हैं, और कमर्शियल जो फसल होती है, व्यापारिक फसल जो होती है, बागवानी नहीं, वाणिज्यिक फसल जो होती है, उनका अधिक प्रोडक्शन अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आप केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ज्यादा करते हो, एक ऐसी उर्वरक और ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हो जो मृदा की गुणवत्ता को क्षरण करते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए कि भाई डिमांड आ रही है सबसे अधिक, तो हम अधिक से अधिक उसी प्रकार की फसलों का उत्पादन करें जिससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट अधिक होना चाहिए, फिर मृदा चाहे जैसी भी हो जाए। तो ऐसी वजह से भी मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में कृषकों को पट्टीदार खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पट्टीदार का मतलब क्या होता है कि एक पट्टी, जैसे मान लेते हैं कि 2 लाइनें बना दी, 3-4 लाइनें, तो एक लाइन में तो आप ऐसी फसल बो दो जिसमें आपको व्यापारिक फसल के रूप में प्रॉफिट चाहिए, एक पट्टी में इच्छानुसार फसल बो दो, और एक पट्टी में ऐसी फसल बो जो मृदा के अपरदन का विरोध करे, यानी मृदा के अपरदन को सुरक्षित करे। जैसे आप एक पट्टी में ढैंचा लगा सकते हो। आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है आपके घरों के आसपास, तो वहां पे ढैंचे का पेड़ लगा दिया जाता है, क्योंकि ढैंचा क्या करता है, मृदा अपरदन को भी रोकता है, साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा को भी भरता है, हरी खाद के रूप में जाना जाता है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी यूजफुल होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी फसलों का भी चयन करो। फिर अगली लाइन में क्या करो, अगली पट्टी में आप अपनी मनफसल फसल लगा दो जो आपने पहले में लगाया था, और चौथे में फिर आप एक ढैंचे का वृक्ष लगा दो। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम ऐसी स्थिति में मृदा का संरक्षण भी कर पाएंगे, जल का संरक्षण भी होगा। तो कुल मिला के पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम समुच्च रेखी मेथड से, पट्टीदार कृषि से, और मैदानी भूमि पर सामान्य पट्टीदार कृषि, वायु अपरदन प्रभावित में वायु पट्टीदार कृषि लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होगा। अब जैसे अगर हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में वायु बहुत तेजी से बहती है, तो हम कुछ ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाएं जिससे वायु का प्रतिरोध किया जा सके, वायु की स्पीड को कम किया जा सके, जिससे वायु अपरदन भी रोका जा सके। तो ये भी एक मेथड लगा सकते हो आप। और आगे चलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग किसे कहते हैं, जो अवशेष होते हैं ना पौधों के, फसलों के, उसी को मल्चिंग कहा जाता है। जैसे यहां पर देख लो, जैसे ये जमीन है, ठीक है, जमीन के नीचे क्या है, जड़ें हैं दोस्तों, किसी फसल की जड़ होगी, और ये इस तरीके से यहाँ पे जड़ें दिख रही हैं आपको। अब ये कैसे आपने देखी होंगी, नॉर्मली आपने गेहूं की कटाई की होगी या धान की कटाई देखी होगी, तो उनमें ये छोटा छोटा रह जाता है, गन्ने की कटाई में भी रह जाता है, ऊपर का ये पूरा पेड़ कट जाता है, बस यहां तक थोड़ा बहुत रह जाता है। तो इसको हम मल्चिंग कहते हैं, फसलों का अवशेष। बहुत लोग इसी को क्या कहते हैं, पराली भी कह देते हैं। और इसी पराली में पूरे खेतों में आग लगा दी जाती है ताकि ये सूखी हुई क्या होती है, जल्दी से जल्दी जल के खत्म हो जाती है। अब पंजाब हरियाणा में क्या होता है, खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकड़ में होते हैं, थोड़े थोड़े खेत तो होते नहीं है कि इनको उखाड़ा जा सके या इनको सूखने का वेट किया जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से अगली फसल लगानी होती है तो पूरा का पूरा खेत जला देते हैं। और यहाँ पे मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं वो तो नष्ट होते ही होते हैं, जो उसमें जैविक घटक होते हैं, जो अपरदनकारी घटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जो कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर सकते थे, आपकी मृदा को पोषक तत्व दे सकते थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु की। और जो मल्चिंग अवशेष थे, जो कहीं ना कहीं आपकी फसलों को खाद के रूप में काम कर सकते थे, जैविक खाद, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो पराली की समस्या तो हुई, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती रही, साथ ही साथ ये भी 3 समस्याएं भी आपके सामने आई। लेकिन किसानों को जल्दी होती है, समय होता नहीं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति में हमें मल्चिंग को भी प्रमोट करना चाहिए कि वायु अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में मल्चिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए। फसल काटने के बाद जो जड़ के तंत्र होते हैं या अवशेष होते हैं उसे बिखेर देना चाहिए। मृदा कण संगठित हो जाएगा, वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर धूप पड़ भी रही है बहुत तेज तो पहले उन फसलों पे पड़ेगी, उन जड़ों पे पड़ेगी, ना कि मृदा के नीचे की पानी को खींचेगी, और मृदा की नमी बरकरार रहेगी। वायु अपरदन से मृदा का संरक्षण भी होगा, साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थों से विघटन से, जब कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा तो मृदा की उर्वरता भी बढ़ेगी। लेकिन जब आप आग लगा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखो ना कि आप ऐसे जीवों को जो अपघटक होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आप मृदा की उर्वरता को और कम कर देते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम और आगे चलते हैं। शुष्क कृषि एक ऐसी कृषि क्षेत्र जहां पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो सिंचाई साधनों का अगर अभाव है तो ऐसे में वर्षा आधारित जो कृषि की जाती है, तो ऐसी जगह मैक्सिमम जगह क्या होती है, मैक्सिमम समय भूमि खाली छूट जाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि बुंदेलखंड का क्षेत्र देख लो या पूर्वी यूपी का क्षेत्र देख लो, जहां पर खेती करने के लिए सिंचाई के साधन अगर बहुत अच्छे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सिंचाई के साधन बहुत अच्छे नहीं है, तो
और वर्षा भी वहां पे बहुत कम हो रही है। तो 2-3 महीने जो वर्षा होती है उस समय तो जो फसलें बो दी जाती है। बाकी समय अगर मृदा खाली है तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप कुछ ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जहां पे बहुत ही कम पानी में भी काम चल जाए। और इससे क्या होगा, एक तो मृदा का संरक्षण होगा, दूसरा भूमि के उपयोग में वृद्धि भी होगी। मृदा जो है कि बंजर अगर हो गई एक बार, या जो है कि परती हो गई, तो खराब हो जाएगी मृदा। इसीलिए कुछ ना कुछ उसमें फसल बो दी जाती है। समझ आ रही बात? आगे देखते हैं वृक्षारोपण, जो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि भैया इसके उपयोग रहित भूमि, एक ऐसी भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी भूमि पर जो वृक्ष लगाइए, मृदा और जल के संरक्षण वृद्धि होगी। और जहां कहीं भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वृक्ष भी नहीं उगा सकते, तो वहां पे घास उपजाकर चारा उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि अब ये मत कहना कि सर घास भी नहीं हो सकती। घास एक ऐसी चीज होती है जो कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी पोषक तत्व रहे ना रहे बहुत तेजी से हो सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि इनका विघटन दर बहुत तेजी से होता है। सुबह हरी है, शाम होते होते पीली पड़ जाती है। और साथ ही साथ इससे मृदा का संरक्षण भी होगा और आर्थिक क्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि चारा भी एक बहुत बड़ा बाजार है। भाई पशुओं के लिए चारे की भी आवश्यकता होती है। शहरों में किसके पास खेती करने की जगह है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी डेयरियां हैं या जितने लोग भी चारा मतलब गाय भैंस पालते हैं, उन्हें भी तो चारा चाहिए, भोजन चाहिए, तो वो शहरों में खरीदते हैं लोग। अब जब ये पूरी की पूरी विधियां फेल हो जाए ना, तब हमें यांत्रिक विधि की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां देखते हैं कि यांत्रिक विधियों में अगर हम देखें तो जब जैविक विधियां असफल हो जाती हैं तब यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, ढाल की लंबाई और तीव्रता इसमें कम होनी चाहिए, जिससे सतही जल के बहाव दर कम हो जाएगा और अंतः स्पंदन दर बढ़ेगा, जिससे भूमिगत जल संसाधन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ भूमि का जो अपर्दन है, मृदा का अपर्दन भी कंट्रोल किया जाएगा। कैसे होगा? जैसे गर्त या सीढ़ी बनाकर या बेसिन बनाकर, अवरोध बनाकर जल के बहाव दर को कम किया जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटूर ट्रेसिंग है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप पार्टीशन कर दो बीच में, ताकि ये पानी अंदर मृदा में घुस जाए। या फिर ये सीढ़ी बना दो, जब पानी बहुत तेजी से गिरता है तो वो रुकता नहीं है, लेकिन अगर हम उसे सीढ़ी के द्वारा बना के नीचे गिराते हैं तो कहीं ना कहीं अंतः स्पंदन दर में वृद्धि होती है। कुछ इस तरीके से जो है कि बेसिन बना दिए जाते हैं और ये बैरियर्स लग जाते हैं इस तरीके से, तो इनके माध्यम से भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। और वायु प्रदूषण जो हो रहा होता है तो उसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। ओजोन क्षरक कारक होते हैं, ओजोन क्षरण होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और साथ ही साथ सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अम्लीय वर्षण होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, बाढ़ सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, आपने मृदा के बारे में सीख लिया। अब जरा हम एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे ये काम करता है, कैसे जो है कि पूरी की पूरी इसने एनवायरनमेंट को ही चेंज कर रखा है। तो यहां पर दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखो, जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसके द्वारा वायुमंडल को गर्म किया जाता है। और वायुमंडल जो गर्म होता है, जिसपे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें ग्रीन हाउस गैस को क्रॉस करके पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी उन किरणों को वापस भेजती है तो वो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसों से पार नहीं हो पाती है, यानी उसको क्रॉस करके खुले वायुमंडल या फिर निर्वात में नहीं जा पाती है। और जिस वजह से धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हीट पैदा करने लगती है, जिसका इंपैक्ट हमारे जैविक और अजैविक घटकों सभी पर पड़ता है, साथ ही साथ पृथ्वी पर भी नुकसान पहुंचाता है। और इसी का प्रभाव पड़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं या किसे कहते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और एक पर्यावरणीय ये समस्या कैसे बनती जा रही है। तीसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या क्या उपाय आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी एक पृथ्वी की सतह हो गई और यहाँ पे हमारे सूरज चाचू हैं। ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं सुबह के टाइम में। और ध्यान देना कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है, लघु विकिरण तरंग कहा जाता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये पृथ्वी पे SWR यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आते हैं। पृथ्वी जब इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी जो है कि इनका उपयोग करती है, जिससे पृथ्वी की सतहें गर्म होती हैं, सारी चीजें होती हैं। और जब पृथ्वी रात के समय, जब ठंडी होने का समय आता है पृथ्वी का, तो यहां पर क्या करती है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन LWR, ध्यान देना कि पृथ्वी से निकलने वाली किरणों को लॉन्ग वेव रेडिएशन से समझा जाता है, डिनोट किया जाता है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को जब ये ऊपर भेजती है ना वायुमंडल में, ठीक है, तो यहां पे एक आपका ग्लोबल वार्मिंग का एक पड़ा होता है, मतलब कि हीट सतह होती है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से
ग्रीन हाउस गैसेस का एक जाल होता है, उन जाल को क्रॉस न करके बल्कि ये वापस जो है कि पृथ्वी की सतह पर ही रिटर्न हो जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। प्रतिलोम विकिरण का मतलब होता है जब विकिरण की जो सामान्य डायरेक्शन थी लॉन्ग वेव रेडिएशन की, कि बाहर जाना था इनको, जो है कि पृथ्वी की सतह के वायुमंडल से बाहर निकलना था, लेकिन ये उल्टा वापस घूम के पृथ्वी की सतह पर ही आने लगी, तो इसी को कहते हैं इनवर्स रेडिएशन या फिर प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। अब इसमें बात होती है कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो आपके ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है, ग्रीन हाउस गैसेस। देखो आपको मिलती है जलवाष्प, ध्यान से समझना कि जलवाष्प को सामान्यतः क्या कहा जाता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस तो होती है, परंतु ये आपके ग्लोबल वार्मिंग में कोई भी योगदान नहीं देती है, बल्कि जलवाष्प की उपस्थिति से ही हम निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता का आकलन करते हैं। साथ ही साथ वर्षा करने के लिए आपकी जलवाष्प होना बहुत जरूरी है। इससे एक प्रश्न सीधा सीधा आया हुआ भी था इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में। तो ग्लोबल वार्मिंग में कोई खास योगदान नहीं करती है, लेकिन अगर मैं बात करूं मात्रा की, तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में मात्रा बहुत होती है, लगभग 70% जो है कि H2O होती है जलवा ग्रीन हाउस गैस के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं होती है, और CH4 यानी मीथेन ये भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं होती है, क्योंकि इनके द्वारा मानवीय जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं किया था। अगर सोचो कार्बन डाइऑक्साइड से मानवीय जीवन सांस लेने में प्रभावित होता, वायु प्रदूषित होती, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनको काउंट किया जाता है। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि अम्लीय वर्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, और यहाँ पे ये O3 होती है जो कि ओजोन कहते हैं, फिर HCFC होती है और CFC होती है, ये दोनों ही ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी गैसें दी जा रही है ना, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं, परंतु ग्रीन हाउस गैसेस में सबके अपने अपने कुछ ना कुछ काम है, सबके अपने अपने योगदान है, लेकिन जलवाष्प का योगदान बस इतना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को इंपैक्ट नहीं करती है। क्लियर आउट हो गया। अब यहां पे पूरे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो पारदर्शी होती है, यानी कि ये अगर मान लेते हैं कि एक जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये किसी ग्रीन हाउस गैसेस का है, एक लेयर है, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आराम से पारदर्शी होके क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह पे प्रवेश कर जा रहा है, और जैसे ही लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित कर वायु के टेम्परेचर में वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब हो गया शॉर्ट वेव रेडिएशन को पारदर्शी होता है, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित करके वायु का टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल में प्रकृति के अनुरूप एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। अगर मान लो ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया नहीं होती, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, तो वायु के मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस के अभाव में पृथ्वी ठंडी हो जाती, और पृथ्वी पे फिर जीवन मुश्किल होता है। इसीलिए पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए, अर्थात ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। ग्लोबल वार्मिंग होना अलग बात है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये हानिकारक तब होता है जब इसमें मात्रा ज्यादा हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट ज्यादा होता है। अर्थात वर्तमान में जितना भी जीवाश्मिक ईंधन का हम जो दोहन कर रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ऐसे जो पदार्थों का दोहन कर रहे हैं, साथ ही साथ जंगलों को काटते हुए जा रहे हैं, जलावन की लकड़ियों से भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, और ये वायुमंडल को भी प्रदूषित करता जा रहा है। क्या कर रहा है, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, और इस वजह से यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जो प्रतिलोम विकिरण से, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे वापस पृथ्वी की सतह पर आने से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है। औसत तापमान अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो पृथ्वी हमारी ठंडी हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, कई बार ऐसा भी होगा, तो हालांकि हम सभी जमने की स्थिति में हो जाएंगे, बर्फ हो जाएंगे, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस इसका एक औसत तापमान है, जो कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक नॉर्मल प्रोसेस है। परंतु धीरे धीरे जो वृक्षों का कटाव हो रहा है, जीवाश्मिक ईंधन को जलाया जा रहा है, या फिर जलावन की लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है, या पराली जलाना, इन सभी चीजों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, और ये सभी ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन, वैश्विक तापमान, इन सभी का एक प्रमुख कारण है। और इससे क्या हो रहा है, मौसम पे प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जहां से प्राकृतिक आपदा और मानवीय अस्तित्व को खतरा हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के रूप में कई ऐसे क्षेत्र देखने को मिल रहा है जहां पे सूखा हो रहा है, जहां पे सूखा पड़ रहा है, लेकिन कई ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जहां पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वाटर का क्या हो रहा है, वाटर की जो मात्रा है, जल का जो स्तर है, समुद्री स्तर, उसमें वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने से कई जगह बाढ़ देखने को मिल रही है, कई जगह आइलैंड के क्या हो रहा है, जल विहीन होने का या जलमग्न होने की घटनाएं भी आ रही हैं। तो जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग से सूखा बढ़ रहा है, जिसको हम लोग सूखा पड़ने की स्थिति कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ आने की भी समस्या आ रही है।
अब यहां तक बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भैया ग्लोबल वार्मिंग तो हमने समझ ली, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ रहा है। क्या यह एक नेचुरल डिजास्टर हो रही है, क्या यह प्राकृतिक या पर्यावरणीय समस्या हो रही है? तो बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहले हम इंपैक्ट देखेंगे स्थल मंडल पे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जैविक और अजैविक घटकों की बात होती है। सबसे पहले हम अजैविक घटक की बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम अक्षांशीय विस्तार के साथ करेंगे। स्थल मंडल पे अगर हम बात करते हैं, निम्न अक्षांशीय प्रदेश की बात करते हैं, जो 0 से 30 डिग्री के आसपास का जोन होता है, और जो नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में एक साथ हम कवर करेंगे। कहां तक कवर करेंगे? इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक हम कवर करेंगे नॉर्थ को, और 30 डिग्री तक साउथ को कवर करेंगे। इस बीच में जो स्थल खंड पड़ रहे होंगे, समुद्री वाटर बॉडी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जलमंडल नहीं, बल्कि स्थल खंड की बात करेंगे, जो महाद्वीप वगैरह हैं, इनके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत अधिक तापमान होता है। हमने इसमें भी कैटेगराइज कर लिया कि एक तो क्षेत्र देखने को मिलेगा आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पे टेम्परेचर तो अधिक होगा लेकिन बरसात भी अच्छी हो रही होगी। एक होगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा परंतु वर्षा नहीं होगी, बल्कि इवेपोरेशन, वाष्पीकरण देखने को मिलेगा। तो इसको भी जरा डील कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। यहां पे देखोगे आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है, यहां पे टेम्परेचर अधिक होने से लो प्रेशर विकसित होने लगे, क्योंकि ये 0 से 30 डिग्री का जोन है। 0 से 30 डिग्री में क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य घूमता फिरता रहता है। भाई 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा मकर रेखा है, तो उसके आसपास भी 30 डिग्री तक उसका प्रभाव होता है। तो इसके बीच में सूर्य घूम रहा है, अर्थात यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, और टेम्परेचर अधिक होने से लो प्रेशर का विकास होता है। अब जिसको ये कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें कि उसको ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो पहले ज्योग्राफी की जाके तपस्या नोट्स की क्लास देख लो प्लेलिस्ट में जाके, वहां से समझ में आ जाएगी। और ये दोनों ही कंडीशन जब फेवरेबल हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वर्षा के अनुकूल स्थिति, यानी वर्षा बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। और वहीं वायुमंडलीय आर्द्रता की वृद्धि होने से औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है, और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे बरसात बहुत अधिक हो रही है, जिससे वर्षा होने से कई ऐसी जगह होंगी जहां पे बाढ़ की समस्या आ रही है। तो एक तो ये समस्या। अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे वर्षा होने की कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि इवेपोरेशन ज्यादातर हो रहा है। इससे सतही जल स्रोत सूखने लग रहे हैं, जैसे कुएं, नल, ये सब सूख जाते हैं गर्मी में अक्सर, और भूमिगत जल स्तर में भी कमी आ जाती है, और जिससे भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब आपको गर्मी में कहीं धूप में जा रहे हो टहलते हुए, गांव का क्षेत्र या शहर का क्षेत्र, कहीं पर भी, तो आप देखोगे अगर आपको कहीं पे भी सार्वजनिक स्थल पर कहीं पर भी नल देखने को मिल जाता है, हैंडपंप देखने को मिलता है पानी के लिए, और आप जब पानी चलाने की कोशिश करते हो उससे, तो 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक पहले उसको चलाना पड़ता है, तब जाके वो पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे ड्राई हो रहा होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है। साथ ही साथ भूमिगत जल स्तर भी क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिससे उस नल के सिलेंडर जो लगे होते हैं अंदर, उसको पाइप को पानी खींचने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और वहीं अभी सर्दियों के मौसम में जाओ, एक बार ऊपर नीचे करोगे पानी आ जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि इस समय ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है जरूर, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो ये चीजें आप रिलेटेबल कर सकते हो, अपने लाइफ से भी आप जोड़ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, तो आसान हो जाता है समझना। अब बात करेंगे हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, जो सामान्यतः 0 डिग्री तो छोड़ दो, अब हम यहां से शुरू करेंगे, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच की बात करेंगे। कहां से कहां की बात करेंगे हम लोग? कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बाद बीच की बात करेंगे, चाहे वो नॉर्थ से साउथ हो या फिर साउथ से नॉर्थ हो। समझ में आ गई बात? तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, तो भैया इसमें हम बात करेंगे 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। इसमें भी हम एक तरफ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश देखेंगे। अब मैंने विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ाए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और वहां से इसी को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे यूपीपीसीएस ने प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछ लिया। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि समीक्षा अधिकारी में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। आयोग का ट्रेंड बदल रहा है, कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी अच्छी समझ नहीं होगी, कॉन्सेप्ट की चीजों को अगर अच्छे से तैयार नहीं करोगे, तो 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, कम से कम 35 से 40 प्रश्नों की गलतियां करोगे। चाहे एनवायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इन सभी को मिला के भी 35 से 40 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है हर एक सब्जेक्ट का, तो इट मींस आप 40 क्वेश्चन छोड़ दो, बचते हैं केवल 100 क्वेश्चन। उस 100 क्वेश्चन में भी आपको 80 क्वेश्चन सही कर पाना जीएस में बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली कहानी है, क्योंकि कुछ नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, स्टेटमेंट वाइज वाले आप प्रश्न नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात को? चलो, तो यहां देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यहां पर भी हम 30 से 45 डिग्री की बात करेंगे, और फिर पोलर वर्टेक्स की भी एक बात करेंगे, ध्रुवीय भंवर जिसे कहते हैं।
देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु में थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। ग्रीष्म ऋतु में मौसम शुष्क हो जाता है, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीष्म की समय अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु होने की वजह से वहां पे मौसम क्या होता है, सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। और ग्लोबल वार्मिंग अधिक होने से ग्रीष्म ऋतु का समय भी बढ़ जाता है, जिससे जल की कमी होने लगती है, जल अभाव की समस्या बढ़ जाती है। वहीं मध्य अक्षांशीय के अन्य क्षेत्रों में टेम्परेचर वृद्धि होने से, वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने से वाताग्रीय वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? वाताग्रीय वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। और यही वो वाताग्रीय वर्षा है जिसकी वजह से वर्ष भर वहां पे वर्षा होती रहती है। और ये प्रश्न आया हुआ था कि शीतकाल में वर्षा होती है कि नहीं होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु उठा के देख लीजिए, 22 दिसंबर का पेपर अभी आपके पास होगा भी। पोलर वर्टेक्स की बात करेंगे तो तापीय जनित चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है इससे, क्योंकि चक्रवात आने के लिए टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर हमेशा चक्रवात के केंद्र की विशेषता होती है। जबकि एंटी साइक्लोन जो होता है, प्रति चक्रवात जो होता है, वहां पे उसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है, जहां से केंद्र से बाहर की ओर हवा जाती है। लेकिन लो प्रेशर में क्या होता है, सारी हवाएं केंद्र की ओर आती हैं, और इसी को कहते हैं चक्रवात की स्थिति। तो जब टेम्परेचर अधिक है तो लो प्रेशर बनेगा, और इस वजह से चक्रवाती दशा उत्पन्न होगी। पोलर वर्टेक्स की आवृत्ति और तीव्रता में जब वृद्धि होगी तो वायुमंडल अस्थिर हो जाएगा और औसत से अधिक हिमवर्षा होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं औसत से अधिक हिमवर्षा। जो पोलर वर्टेक्स मतलब जो 80 डिग्री 90 डिग्री के आसपास का जो रीजन हो जाता है, सामान्यतः 60 के आसपास देखने को मिलता है, 60 से 70 के बीच में। अब आते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में क्या प्रभाव पड़ेगा, जहां पे 60 से 90 डिग्री की बात हो रही है। तो भैया 60 से 90 डिग्री की अगर बात हो रही है तो यहां पे भी टेम्परेचर अगर अधिक होने लगा, हालांकि देखा है तो 60 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, मुश्किल से 10-15 डिग्री हो पाता है। और 90 डिग्री अंटार्कटिका या आर्कटिक के आसपास जाओगे तो माइनस में चला जाता है, वहां तो सब कुछ जमा हुआ होता है। लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल वार्मिंग से इन क्षेत्रों में भी, इन जगहों पर भी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे जो बर्फ होती है जमी हुई, जिसको हम लोग ग्लेशियर बोल देते हैं, हिमगलन के द्वारा क्या होगा, स्थल की सतह पर जल भराव की समस्या होगी। जब ये हिम का पिघलना शुरू होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो ये वाटर बॉडीज में कन्वर्ट होंगे और ये कहीं ना कहीं समुद्र में ही तो जाके मिलेंगे। और कोई ना कोई समुद्र किसी ना किसी स्थल खंड से कनेक्ट है, चाहे वो साउथ अटलांटिक ओशन देख लो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन देख लो, इंडियन ओशन देख लो, पैसिफिक ओशन देख लो, अटलांटिक ओशन देख लो, कोई सा भी ओशन देख लो, वो सभी कहीं ना कहीं स्थल खंड से कनेक्ट है। और जब उनमें जल की मात्रा बढ़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तो दो कारण तो मैं अभी बता देता हूं। मैंने एक कल ही पढ़ा था अभी कि प्रवालों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रवाल डूबने के साथ साथ जो तटीय जो आइलैंड है, जो आइलैंड होते हैं समुद्र में, वो भी डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ऐसे भी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र होंगे, जो स्थल खंड के क्षेत्र होंगे, वहां पे बाढ़ और जल भराव की समस्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो तटीय क्षेत्रों के साथ साथ द्वीपों के भी जलमग्न होने का खतरा बढ़ेगा और प्रवालों का भी खतरा बढ़ जाएगा। और प्रवाल अगर डूबने लगे तो शैवाल को न तो पोषक तत्व मिलेगा, न ही मछली को भोजन मिलेगा, पूरा का पूरा इक्वेटिक इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक आगे पॉइंट आपने कनेक्ट कर लिया जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब यहां पर आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट है जल मंडल पे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्थल मंडल पे देखा, तो अब जल मंडल पे भी देख लीजिए। भैया जल की सतह का तापमान अगर बढ़ने लगेगा तो लवणता एवं घनत्व में परिवर्तन होगा, यानी लवणता में वृद्धि भी हो सकती है, घनत्व में कमी आ सकती है। क्योंकि जब जल की सतह का तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी तो बढ़ेगा, और जहां पे पानी की मात्रा उड़ जाएगी सारी की सारी वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, तो जल की सतह पर क्या मिलेगा? नमक मिलेगा, लवण मिलेगा, ठीक है। और घनत्व भी वहां पे कम हो जाएगा, और जिससे जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप में भी परिवर्तन होगा। जो ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, उनका जो प्रतिरूप है वो परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ एल नीनो से जलधारा की आवृत्ति और तीव्रता देखने को मिलेगी, और एल नीनो हमेशा भारत के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये जो एल नीनो है ये आपके चिली के पास, पेरू के पास हम्बोल्ट की जलधारा को रिप्लेस करते हुए इसकी उपस्थिति होती है। हालांकि 4 से 5 साल में एक बार इसकी उत्पत्ति होती है, और यह एक गर्म जलधारा है, जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर बनता था यहाँ पे वो अब लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सारी की सारी जो वायु है, जो हवा है, जो नमी युक्त वायु होती है, वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में चली जाती है और वहां पे बारिश करा देती है। लेकिन भारत में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। तो सोचो अगर हर 4 साल 5 साल पे भारत में सूखा पड़ रहा है एल नीनो की वजह से, अगर ये कॉमन हो जाए, इसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती चली जाए, एल नीनो का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो क्या होगा? भारत में
सूखा पड़ने लगेगा, लगभग हर साल एवरेज सूखा पड़ने लगेगा। एक तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, हम जल मंडल में देखते हैं कि अगर जल की सतह का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रवाल विरंजन का दर भी अधिक होगा, और कोरल ब्लीचिंग जब अधिक होगी तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा, जिससे जल प्रदूषण बढ़ेगा और जैव विविधता में भी ह्रास होगा। अब यहाँ पे ये जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा, ये पूरा का पूरा मैंने एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूरा डिटेल से बताया था कि कैसे प्रवाल हैं, कैसे सवाल होंगे, उनके ऊपर जो निर्भर रहते हैं नेक्टन मछलियों की प्रजातियां, ये सभी चीजें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बहुत डिटेल से मैंने उसमें आपको बताया। साथ ही साथ आप देखोगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए 4-5 प्रमुख दशाएं होती हैं, जिनमें एक दशा ये होती है कि महासागर का जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब ये जलमंडल का तापमान बढ़ रहा है तो महासागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, और ऐसी स्थिति में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति बढ़ने लगेगी, बार बार आएगी। और सोचो भारत जैसे संवेदनशील तटीय क्षेत्र जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जो ऑलरेडी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, और यहाँ पे हर साल अगर चक्रवात आता रहेगा खतरनाक से खतरनाक, ठीक है, विशालकाय, तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें संवेदनशील हो जाएंगी, बहुत सारा जो है कि नुकसान होगा, जनधन की हानि होगी। तो ऐसे में ये भी एक कारण बनेगा। और साथ ही साथ हिमगलन के कारण से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, तो तटीय क्षेत्रों में जल भराव होगा, बाढ़ की मात्रा होगी अधिक, और जो द्वीपीय क्षेत्र है आइलैंड, उनके डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक पूरा कवर करेंगे। इसके बाद अब हम एनवायरनमेंट को इंडिया के लोकेशन से कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में एल नीनो, ला नीनो इसको पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं, वॉकर सेल भी बोलते हैं, रिवर्स वॉकर सेल भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, बिल्कुल मिस नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर आप भारत की मानसून की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। और साथ ही साथ जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो तिब्बत के पठार से उठती है, वो भी इससे कैसे कनेक्ट होती है, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर ये शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोगों तक ये अच्छी क्लास पहुंचेगी और लोगों के कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे। ताकि हिंदी मीडियम का जो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि नहीं अच्छी किताबें मिलती हैं, अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते हैं, अच्छी चीजों से कोई समझा नहीं पाता है, वो चीजों की समस्याएं थोड़ी सी दूर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।